नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कण्वा नगरी लाइव में। और चुनावी चर्चा लगातार हम करने का प्रयास हम कर रहे हैं। और आज मैं घराट से थोड़ा इधर डिग्री कॉलेज वाली रोड पे जा रहा था। भाई साहब मुझे मिले हैं, ये भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब का परिचय भी आपको मैं दूंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या समीकरण इस बार रहने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। प्रवीण जी, आपका भी, आपके चैनल का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जो आप गली गली और घर घर जाके आप सर्वे कर रहे हैं और ताकि जो है चुनाव का रुझान पता चल सके। नव वर्ष की भी शुभकामनाएं आपको। आपको भी, आपके चैनल के जितने भी परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही समस्त कोटद्वार वासियों को भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। पहले तो मैं यही कहूँगा कि पिछले जो इस बार आप भी चुनाव कहीं ना कहीं आपने लड़ने का मन बनाया था, काफ़ी आपने तैयारी भी की थी। और मैंने आप देखा था कि जो अभी तहसील में आप पहुंचे थे आपत्ति दर्ज करवाने, वो पूरा क्या कहना है उस संदर्भ में? सबसे बड़ी बात देखिए साहब, विगत 15 वर्षों से ये सिपुर सीट जो वार्ड नंबर 18 है ये आरक्षित चल रही है और इसको लगा के 20 साल हो जाएंगे इसको जो आरक्षित चल रही है। पिछले 20 सालों से अब ये आप लगाओ कि आने वाले 5 साल में भी महिला रहेगी, तो 20 सालों में पुरुष का नेतृत्व विहीन सिपुर को कर दिया गया है, जिससे कि मैं मानता हूं कि महिलाओं को उचित सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन महिलाएं उस प्रकार से मुखर होकर किसी भी जगह पर अपने वार्ड का जो है वो नहीं रख पाती हैं। बेशक रखने को कुछ महिलाएं हैं जो रख पाती है, लेकिन हर एक महिला जो है उतनी मुखर नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो है ये सिपुर वार्ड नंबर 18 की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यही सोचकर हमने सोचा था कि इस बार अगर पुरुष को मौका मिले तो हम जो है उम्मीदवारी करेंगे और उसके लिए बहुत सारी तैयारियां भी की थी। काफ़ी लंबे समय तक तैयारी चली और हम तो आपको पता है कि हमेशा समाज के काम के लिए लगे रहते हैं। कई बार इन्हीं सड़कों के बारे में कई बार हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष को अवगत करा के इन पे टेस्टिंग करवाया है, मतलब ये पैचिंग वर्क कराया है। इसके कई और काम हैं जो हम समाज के लिए बार बार उठाते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा जो 94 आपत्तियाँ वार्ड नंबर 18 सिपुर से लगी थी, लेकिन माननीय चुनाव आयोग ने जो है इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। और ये अमूमन होता भी है, ये सरकार की सब खाना पूर्ति हैं उनका। उन्होंने जो है पिछला सर्वे आप उस दिन रहे होंगे शायद वहाँ पर, जब वो दे रहे थे तो 2011 की जनगणना के अनुसार, जबकि सिपुर की उस टाइम जनसंख्या कुल 1100 कुछ बता रहे थे वो कि 1100 कुछ है। आज की डेट पर 4500 वोटर है। उन वोटरों पर आप 1100 कुछ आदमी के सर्वे पे निकालो और आप सब नहीं, ठीक है। अब चुनाव आयोग ने भी बोला है कि ठीक है महिलाओं को भी है, लेकिन वो रूटीन में दिया था। जो पहले जब यहाँ ग्राम पंचायत थी तो उस टाइम ये था कि एक बार महिला होगी, एक बार पुरुष सामान्य होगा, एक बार महिला सामान्य होगी, एक बार अनुसूचित महिला होगी, एक बार अनुसूचित पुरुष होगा, एक बार जो है अल्पसंख्यक होंगे। लेकिन ये तो मेरी समझ में नहीं आया। अब तो लगातार ये तीसरी बार ही SC के ही कैंडिडेट यहाँ कोटद्वार में हैं। सर, अगर वहीं बात करें हम मेयर की बात करें तो अभी आपने देखा ही होगा कि कांग्रेस ने रंजना रावत को मैदान में उतारा है, बीजेपी ने शैलेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा है। और भी कई कैंडिडेट है, पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के महेंद्र पाल सिंह रावत जी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल से भी हैं और भी कई हैं। तो नामांकन भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से रंजना रावत का नामांकन हुआ है, किस प्रकार से शैलेंद्र रावत का हुआ, किस प्रकार से महेंद्र। तो नामांकन आपने देखा, क्या कहना चाहते हैं इस पूरे संदर्भ में? देखिए, अब तो बहुत जल्दी आपको परिणाम 25 तारीख को पता चल जाएगा। बाकी मोटा मोटा जैसे बोले तो देखो, माननीय पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत जी की क्षेत्र में काफ़ी अच्छी पकड़ है। सरल व्यवहार के, सबसे अच्छे से बातचीत करने वाले, सबसे मिलनसार। और रंजना रावत भी अपनी जगह पे ठीक हैं, वो भी बढ़िया कैंडिडेट हैं। लेकिन अब जिस दिन आपने देखा होगा नॉमिनेशन हुआ था, उस दिन आपने देखा हो माननीय शैलेंद्र सिंह रावत के साथ हजारों की संख्या में लोग आए थे, जबकि उसकी तुलना में रंजना रावत तकरीबन 100-150 आदमी भी लेके तहसील परिसर में नहीं पहुंची थी। अब देखो इसमें क्या कहना है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर तो शैलेंद्र सिंह का पलड़ा थोड़ा भारी नज़र आता हुआ दिख रहा है। और 101% हो भी जाएगा शायद, क्योंकि भाजपा भी है, साथ में कमल का फूल भी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्य हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जो मुख्यमंत्री उनके कार्य हैं,
नहीं सर, अगर बात करें मेयर का चुनाव है और मुझे लग रहा है कि ये जो है लोकल मुद्दों पे ज़्यादा लड़ा जाता है। अभी मैं लगातार लोगों की मैं राय ले रहा हूँ और लोग मुझे ये कह रहे हैं कि कई कमेंट्स आते हैं, मैं ये देखता हूँ कि एक तो वो कहते हैं कि शैलेंद्र रावत जो है दल बदलू हैं, और दूसरी बात ये है कि जब उनके पास कोई पद होगा वो तभी काम करेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि उनके क्षेत्र में जो मालन पुल है वो कभी भी उसके लिए एक बार भी मुखर होकर उसके लिए नहीं आए। ये लोगों का कहना है, कई कमेंट्स इस प्रकार के आते हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ ना कुछ तो आदमियों में कमी होती है। मैं नहीं मानता कि शैलेंद्र सिंह के बिल्कुल घर के बगल पे वो पुल टूटा हुआ है, उन्होंने नहीं सर्वे किया होगा, नहीं गए होंगे, हो सकता है मीडिया से अलग से होकर के होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मीडिया में उन्होंने अभी तक एक भी वो नहीं दिया। और देखो, राजनीति कह रहा है उनका, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता देखे होंगे, राष्ट्रीय स्तर के नेता जो मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी दल बदल किया, वापस फिर घर वापसी हुई है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उन्होंने पुल के लिए, मैंने भी अभी तक उनके कुछ नहीं सुना, लेकिन वो स्थानीय बीजेपी में जब कांग्रेस में था तब भी नहीं पुल के लिए हाँ ये एक बार नहीं हुआ, वो मैंने भी नहीं सुना है, लेकिन मेरे हिसाब से स्थानीय मुद्दों पर तो ज़रूर लड़ा जाता है। अभी उन्होंने बोला भी है कि मोटरनगर में जो गड्ढा है बरसों से भरा हुआ है, वो गड्ढा कोटदार की छाती में बढ़ा हुआ है। अभी बोला है? हाँ, कोटदार की छाती पे रखा हुआ खुदा हुआ गड्ढा है। अब वो गड्ढा जो खुदा है उसको भरने की तैयारी बोला मैं ज़रूर करूँगा। साथ ही अतिक्रमण के लिए भी उन्होंने बोला है कि अतिक्रमण सुनिश्चित हो, बार बार व्यापारियों को परेशान न किया जाए। अतिक्रमण हटाना हो तो एक बार हटा दो, उनको सुनिश्चित कर दो कि भाई अतिक्रमण हटेगा हर चौथे दिन जो है। लेकिन क्या करना है, हमारे बीच में कुछ कारोबारी हैं या कुछ बड़े कारोबारी नेता हैं जो भाजपा से संपर्क में हैं, वो जो है हर बार जाके माननीय पुष्कर सिंह धामी और या किसी और तरीके से उस पर स्टे लगा देते हैं। अभी भी फ़िलहाल स्टे है, लेकिन स्थिति बेकार है। अतिक्रमण हटना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है आम पब्लिक को आसानी हो। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कोटद्वार में, गाड़ियाँ हर घर में 4-4 हो गई हैं और हर गली जो है सिक्योरिटी ही जा रही हैं, कोई सही से सड़क नहीं है। लेकिन अब देखो क्या होता है। शैलेंद्र सिंह जी जो बोलते हैं कि अतिक्रमण हटाने के लिए एक कार्य योजना बनेगी। तो वहीं पर रंजना रावत भी एक साफ छवि की महिला है और मैंने देखा है उन्हें अंकिता भंडारी मामले में भी वो काफ़ी उन्होंने जो है प्रयास किए हैं, काफ़ी आंदोलन उन्होंने किए हैं। तो उनका जो है अगर जैसे आप कह रहे हो कि शैलेंद्र सिंह रावत जी आप रहने वाले हैं, तो क्या कारण है कि रंजना रावत जी जो है कि उनसे पीछे है? निश्चित ही रंजना रावत भी एक मजबूर दावेदार है और पार्टी के लिए हमेशा वो खड़ी रहती है। और मानता हूँ अंकिता नेगी के लिए भी उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए और मैंने कई और जगह भी देखा, जब कोटद्वार के अंदर बहुत सारे वाइन शॉप एक्स्ट्रा खोले गए तो उनके लिए भी उन्होंने मुखरता से आवाज़ उठाई। लेकिन उस हिसाब से अभी नए हैं, उनको राजनीतिक अनुभव थोड़ा सी कम हो शैलेंद्र सिंह के सामने। और मैं ये लगाता हूँ, और भीड़ से आकलन का ज़रूरी नहीं कि भीड़ जो है वोटों में तब्दील हो, ये तो आने वाले समय में यानी 25 तारीख को बताएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि भीड़ है, मैंने भी भीड़ देखा था शैलेंद्र सिंह रावत जी के। और आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि जो भीड़ में जो लोग बैठे थे, चाहे वो सुमन कोटनाला हो, विपिन कैंथल हो, वीरेंद्र सिंह रावत हो, राजेंद्र अणथवाल जी हों, इस प्रकार से ये सब कहीं ना कहीं मेयर पद के दावेदार थे। इन सब का टिकट कटा है, तो क्या लगता है आपको कि ये दिल से काम करेंगे शैलेंद्र सिंह रावत के लिए? तो अब राजनीति में तो कुछ नहीं बोला जा सकता, लेकिन पार्टी हाईकमान की तरफ से जो आदेश आया होगा वो तो उनको मानना पड़ेगा, अन्यथा वो भी बागी घोषित होंगे। अब जैसे माननीय विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी बाहर से आए हैं पीएम के सब छोड़ के, तो उनके बीच में भी जो उस टाइम भी कहीं सुनाई दिया कि भीतरघात होगा, भीतरघात हुआ है, लेकिन फिर भी वो सीट बचा गई कोटद्वार की। बहुत कम अंतर से वो सीट जीती है और लेकिन उसका जो मुख्य कारण था योगी जी का जो आना, वो बहुत बड़ा कारण देखो माननीय वरना इतनी बड़ी पार्टी, इतना केंद्र के नेता यहाँ पर आ रहे हैं, उसके बाद 3000 से आप जीत रहे हो। सिर्फ एक सुरेंद्र सिंह नेगी अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे, उनकी तरफ से कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया था वहाँ पर, और यहाँ पर केंद्र के नेता स्वयं योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, उसके बाद भी 3000 से नहीं। अब देखो उनके सामने काफ़ी बड़े कद्दावर नेता थे। माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी 2-2, 3-3 बार के मुख्यमंत्री हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं, लोकल के हैं, तो निश्चित ही जीत तो काफ़ी फाइट कंट्रास्ट हुआ। लेकिन 15 दिन में 3000 का मार्जिन, चाहे योगी के नाम से लिया चाहे किसी के नाम से लिया, लेकिन विजय तो विजय होती है। वही आखिरकार रितु खंडूरी के नाम पर जो ताज सजा है,
तो उन्हीं की मानी जाएगी 15 दिन में। तो वही कारण है कि यहाँ पर शैलेंद्र सिंह रावत जो है दल बदल का कोई वो नहीं लगता है, वो जो है आसानी से अपनी सीट को निकाल लेंगे। अच्छा, एक आरोप शैलेंद्र सिंह रावत जी को लगता है कि भुवन चंद खंडूरी जी को हराने में उनका बड़ा वो था कि वो उस समय उन्होंने उस प्रकार से काम नहीं किया पार्टी के लिए जिस प्रकार से उन्हें काम करना चाहिए था, और इस कारण शायद रितु खंडूरी जी भी बाहर से चाहे वो उनके साथ दिखाई दे रही हैं, और बल्कि नामांकन में वो नहीं थी, हाँ महाराजा वेडिंग पॉइंट में जो कार्यक्रम था वहाँ पर वो थी। तो क्या लग रहा है कि आपको रितु खंडूरी तन मन धन से शैलेंद्र सिंह रावत को सपोर्ट करेगी? अब ये तो अब रितु खंडूरी जाने, या पार्टी के हाईकमान का आदेश है तो मानना पड़ेगा। चुनाव रैली में तो आनी पड़ेगी, कन्वेंशन तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो भारी मन से करें तो करना तो पड़ेगा ही। पार्टी हाईकमान का आदेश आएगा तो नल एंड वाइट तो कर नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो वो टिकट ही नहीं ला पाते शैलेंद्र सिंह रावत, वो तो वहीं अकड़ जाती कि नहीं इनको टिकट देना ही नहीं, मेरे पिताजी के उसमें हार। अब तो लंबा समय हो गया है, वो घाव भर चुका है। रितु खंडूरी चुनाव कोरदार से अपने पापे के हार की बदला ले चुकी हैं, थोड़ा सी मलम लग चुका है। तो मैं मानता हूँ कि वो होगा, एक बदला और लेंगी वो शैलेंद्र सिंह रावत नहीं। अब तो जैसा उन्होंने किया, अब लगता नहीं है कि अब वो बदला लेने के मूड में। बदला तो खुद ही उन्होंने चुनाव जीतकर ले लिया है माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी से, और जो भी उनके हार के लिए जिम्मेदार था उनसे वो बदला ही था। अच्छा सर, एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे। अगर मेरा मुझसे पूछे, और बहुत सारे लोग कोटद्वार के ये मानते हैं कि कोटद्वार में अगर किसी व्यक्ति के पास, किसी राजनेता के पास सबसे ज़्यादा वोट है तो वो आज भी सुरेंद्र सिंह नेगी है। अगर पर्सनली बात किया जाए, पार्टी को हटा दिया जाए, सुरेंद्र सिंह नेगी तन मन धन से रंजना रावत के साथ आते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं, तब क्या परिणाम रहने वाले हैं, तब क्या समीकरण बनेंगे? देखो, निश्चित ही सुरेंद्र सिंह नेगी जी पुराने नेता हैं कोटद्वार के, और सभी लोग जानते हैं, काफ़ी उनके वोट है। मतलब बाहर से आने वाला 0 से शुरू होता है। सुरेंद्र सिंह नेगी जी के 15,000 अपने वोटर हैं, उसके बाद कांग्रेस शुरू होती है। 15,000 खुद के वोटर हैं और उसके बाद कांग्रेस शुरू होती है। तो निश्चित ही उनके होने से जो है फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन अब खुद ही सुरेंद्र सिंह नेगी चुनाव में थे, 2 चुनाव में बहुत मुश्किल से, मेयर के चुनाव में भी आप देखो चौहान जी से 1700 वोटों से कुल जीती हैं उनकी वाइफ। तो मैं नहीं समझता कि इतना जो है तो वहाँ मुकाबला कोणीय हो गया था ना। एक तो धीरेन्द्र सिंह चौहान जी हो गए थे, दिलीप रावत जी की धर्मपत्नी थी, और साथ ही साथ अरविंद वर्मा जो एडवोकेट थे आम आदमी पार्टी के, वो भी काफ़ी वोट ले गए थे। लेकिन इस बार मुकाबला मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 लोगों के बीच में ही है। हाँ, निश्चित ही 2 लोगों के, लेकिन छुटपुट वोटर तो ले जाएंगे। कुछ भी उत्तराखंड क्रांति दल वाला भी ले जाएगा, 2-4 हज़ार पूर्व सैनिक भी ले जाएंगे, है ना। तो फाइट तो लगभग वैसे होनी, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता हूँ कि सुरेंद्र सिंह नेगी का भी अगर दिल से अगर आ जाए वो तो नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। मेरा मानना ये है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद सर, आपसे बात करने का। और दोस्तों, इस प्रकार की चुनावी चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे चुनाव को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।